हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया से होंगे, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मेरी आपसे यही कामना है कि आप बढ़िया से रहें, बढ़िया से पढ़े लिखें। तो एक बार स्वागत करते हैं हम आपका अपने यूट्यूब चैनल द मोटिवेशन क्लासेज पे। और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स। और क्लास 12 के फिजिक्स का सबसे पहला यूनिट आज हम लोग पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे आप सभी के साथ मिल करके। तो बने रहिए यूट्यूब चैनल पे और देखते रहिए वीडियोज को। और आज से लगभग रेगुलर एक वीडियो फिजिक्स के लिए अपलोड होते रहेगा इस चैनल पे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज से अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो फिजिक्स का आपका सबसे पहला यूनिट बनाया गया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में ढेर सारे तो ऐसे नहीं है, 2 चैप्टर्स हैं जिसमें जानकारी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को। चलिए, तो आपका जो यूनिट है, यूनिट सबसे पहला उसी का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये फिजिक्स का आपका पहला यूनिट है। और इसमें जो चैप्टर है पहला, इसमें से 2 चैप्टर आपको एनसीईआरटी सजेस्ट किया है पढ़ने के लिए। इसका जो चैप्टर है पहला वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड ये आपका पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर पहला, ये आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको 2 चैप्टर दिया गया है एनसीईआरटी में पढ़ने के लिए, जिसमें पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो वो बहुत बाद मिलेगा, अभी इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, उसके बाद फील्ड के पास जाएंगे। इस वाले चैप्टर में चार्ज के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जिसके बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ना है, गॉस का नियम वगैरह सब इसी में आ जाता है। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह के पास जाएंगे। समझते हैं जरा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक आखिर है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक का अर्थ क्या हुआ, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता क्या है, तो जरा समझिए। यहां से यहां 2 टर्म है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी से बना हुआ है और स्टैटिक्स मतलब समझते हो रेस्ट में रहे, रुका हुआ रहे, उसे स्टैटिक स्टेट में बोला जाता है। तो इस यूनिट में हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी हमें पढ़ना है वो इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक स्टेट में रहना चाहिए, यानी रेस्ट में रहना चाहिए। रेस्ट में यानी ऐसा जो ब्रांच है ये फिजिक्स का जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को रेस्ट में स्टडी करते हैं, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा गया है। और इसका जनरल सा अर्थ है कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें चार्ज जो रहेगा एकदम रेस्ट पे, चार्ज एट रेस्ट, रेस्ट पे चार्ज रहेगा, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। यदि चार्ज मोशन में आ जाए, चार्ज मूव करने लगे, तब उससे करंट बनने लग जाता है। और इस वाले चैप्टर में करंट का जिक्र नहीं है, करंट का एक अलग ही यूनिट बना हुआ है आपके बुक में। वो जब ये खत्म होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म होगा, तब हम लोग करंट पढ़ेंगे, वहां हम लोग मूविंग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज जब मूव करने लगे था, अभी चार्ज मूव नहीं कर रहा, इस वाले यूनिट में हमें रेस्ट चार्ज के बारे में जानना है। चार्ज जो है वो रेस्ट पे है, रुका हुआ है, स्थिर है, उसके बारे में पढ़ना होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक दिमाग में गया, माने कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होगा वो स्टैटिक चार्ज के कारण जनरेट होगा, और वही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना होता है। और इस वाले यूनिट में हम जितना भी पढ़ेंगे, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ लें, चाहे इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ें, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ें, कैपेसिटर पढ़ें, इन सब में आपका चार्ज रेस्ट पे रहेगा, चार्ज एट रेस्ट। तो ये छोटी सी बात हुई कि चार्ज हमेशा रेस्ट पे रहेगा, उसमें अध्ययन करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का। अब आता है आपका मेन चैप्टर, मेन पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज का, कि अब तो ठीक है हम जाने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग स्टडी करेंगे चार्ज का, तो फिर ये चार्ज आखिर क्या है, ये चार्ज क्या है। चार्ज के बारे में पहले से कुछ जानते हैं? नहीं, अभी तक कुछ नहीं जानते हैं। चार्ज आखिर है क्या?
अब यदि आप स्कूलों में या कोचिंग में कहीं पढ़ रहे होंगे या पढ़ रखे होंगे तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा इसके बारे में, जान गए होंगे। क्योंकि सबसे पहला चैप्टर है तो हर एक जगह कोचिंग में स्कूलों में सबसे पहले इसी को पढ़ाया जाता है, तो आपको नॉलेज हो गया होगा। अन्यथा उसी नॉलेज को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, सीख लीजिए और मेरे साथ समझ लीजिए कि चार्ज क्या है। यूं कहें कि चार्ज को समझने के लिए भाई साहब आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम समझना है। जो आप 11th में पढ़ चुके हैं, 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको पढ़ने के लिए मिला है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पे यहाँ थोड़ा सा जिक्र कर लें, थोड़ा सा समझ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एटम के स्ट्रक्चर में आप क्या समझिएगा, तो एटम के स्ट्रक्चर में आप ये पढ़े हैं चार्ज कहां से निकल के आया, इसके बारे में जान रहे हैं, ध्यानपूर्वक चेक करिएगा। चार्ज कहां से निकल के आया इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि चार्ज, इसके लिए आपको एटम का स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी है। एटम का स्ट्रक्चर नहीं जानिएगा तब आप चार्ज के बारे में कुछ भी नहीं जान पाइएगा। तो सबसे पहले अब चेक करिए कि एटम का स्ट्रक्चर जिस समय आप 11th में पढ़े थे उस समय थोड़ी बहुत जानकारी मिली। ये सभी बेसिक पॉइंट है, इसके लिए याद रखिएगा। थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी कि 11th में आप पढ़े हैं कि एटम का शेप लगभग स्फीयर टाइप का होता है, गोलाकार। इसके सेंटर में न्यूक्लिक होते हैं और न्यूक्लिक में बैठे होते हैं प्रोटॉन, यहाँ पे बैठे होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो, और इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्लाउड फॉर्म में रहते हैं ये सभी। ये आप पढ़ चुके हैं और 11th के ही कंसेप्ट से थोड़ा सा हम चार्ज को समझने की कोशिश करेंगे। क्या है कंसेप्ट 11th का और कैसे चार्ज डेवलप होता है कोई भी बॉडी पे। चार्ज का मीनिंग आपको समझ आ जाएगा कि चार्ज आखिर एक्चुअल में है क्या, यदि आप स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो छोटी सी बात, आप 11th में पढ़े एटम के स्ट्रक्चर, एटम का शेप गोलाकार स्फीयर टाइप, सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर मूव। तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते रहते हैं, इतना आप जानते हैं। अब आगे आप 11th में ही पढ़े हैं कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है या एनर्जी लॉस करता है, फिर से चेक करिएगा, यदि कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर ले तो आप शायद पढ़े होंगे कि न्यूक्लिक के अराउंड ढेर सारे ऑर्बिट होते हैं और इन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, इन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, यह पढ़े हैं। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है, ये भी पढ़े हैं। और कोई इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लॉस करता है तो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ जाता है। यानी एनर्जी के लॉस से इलेक्ट्रॉन या तो एनर्जी लॉस होने पर लोअर ऑर्बिट में आ जाएंगे, और एनर्जी जब गेन करता है तो यही इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में चल जाते हैं। अब यदि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी आप पढ़े हैं 11th में। तो जब कोई ऑर्बिटल जो इसका बाहर वाला ऑर्बिट है, इसमें जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो, थोड़ा सा एनर्जी दें, हिट करें, गर्म होगा, एनर्जी लेकर के फिर यहां से एस्केप कर जाएगा बाहर। तो एनर्जी लेकर के जो बाहरी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो सीधे बाहर निकल जाते हैं, और जब ये बाहर निकलते हैं तब यहीं से चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाता है, यहीं से चार्ज डेवलप होना शुरू होता है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, इसी से चार्ज का पूरा खेला होता है। तो चार्ज को समझने के लिए इस स्ट्रक्चर को जानना बहुत जरूरी है। अब आप कहिएगा कि इसमें चार्ज कहां नजर आया, तो अब चार्ज नजर आएगा। अब देखिए जो स्टैटिक चार्ज है या इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसमें चार्ज को लाने के लिए हम ये हीट वगैरह नहीं करते हैं, हीट वगैरह नहीं करते हैं। दो आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए और उसे आपस में रब करिए, रब करने से यही खेला होता है। एक ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाएगा। एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, और वहीं से चार्ज डेवलप होंगे। अब कहिए कैसे, तो जरा ध्यान से मिलाइएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, अब ये गोला टाइप हम ले रहे हैं, स्फीयर टाइप,
और इसमें ऐसा इमेजिन करते हैं कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, ये शुरुआत में न्यूट्रल है। न्यूट्रल मीन्स इसमें कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, कुछ नहीं है। न्यूट्रल मतलब चार्ज जीरो है। न्यूट्रल का मतलब होता है चार्ज ऑन बॉडी इज जीरो, तो इस पे चार्ज जीरो है। अब मान लेते हैं इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो हर एक मटेरियल में जो एटम होंगे, कोई भी एटम उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ये सभी आप 11th में जान चुके हैं। तो अब यदि कोई चीज न्यूट्रल है, यदि कोई चीज न्यूट्रल है तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन और यदि 5 इलेक्ट्रॉन मान लिए हैं तो उसमें यदि न्यूट्रल है तब उसमें 5 प्रोटॉन भी होंगे। और इतना भी आप जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल है। यानी प्रोटॉन पे प्लस चार्ज रहता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। ये आप 11th में ही पढ़े हैं माय डियर, याद रखेंगे। तो यदि अभी इस पर टोटल चार्ज पूछ दे, टोटल चार्ज, तो कहेंगे यदि न्यूट्रल है तो ऐसे तो टोटल चार्ज जीरो है ये है, और नहीं तो यहां से चेक करें तो 5 इलेक्ट्रॉन माने 5 माइनस, 5 प्रोटॉन माने 5 प्लस, टोटल मिलकर के चार्ज बना देगा जीरो। तो इस पे टोटल चार्ज जीरो। यदि मान लेते हैं ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये ए हो गया, इस बॉडी को हम बी मान लेते हैं, ये भी न्यूट्रल है, तब तो ये भी यदि न्यूट्रल है, मान लेते हैं इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 7 माइनस होगा। यदि 7 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल है, तो इसमें 7 प्रोटॉन भी होंगे। देन ओवरऑल चार्ज इस पे कितना हो गया? टोटल चार्ज जीरो, चार्ज जीरो। इस तभी शुरुआत में दोनों न्यूट्रल, दो हम गेंदा लिए, दो ऑब्जेक्ट लिए, दोनों न्यूट्रल था। अब दोनों को रब किए, इन दोनों को रगड़े, तो रगड़ने से क्या हुआ? ऐसा हम इमेजिन करते हैं कि मान लीजिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला गया, ए में से एक इलेक्ट्रॉन निकला और बी में चला गया, तो होगा क्या? यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो -5 इलेक्ट्रॉन था, 5 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चल गया, तो अब 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा इसमें। प्रोटॉन का लेन देन नहीं होता है, 11th में पढ़े हैं, प्रोटॉन बीच में रहता है, सेंटर में बैठे रहते हैं, स्थायी रहता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फोर्स से ये खींच के रखता है। तो यहां पर से अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, प्रोटॉन का लेन देन नहीं होता, ये याद रखिए। प्रोटॉन ना तो कोई लॉस कर सकता है ना कोई गेन कर सकता है, लॉस और गेन केवल इलेक्ट्रॉन का होता है, ये याद रखेंगे। तो +5 प्रोटॉन इसमें रहेंगे ही रहेंगे। अब यदि इसे देखा जाए, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन माइनस वाले होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन की जगह अब हो जाएगा इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और चार्ज हो जाएंगे ये प्रोटॉन वाले जो यहाँ पार्टिकल है ये रहेंगे 7 ही, क्योंकि प्रोटॉन का लेन देन नहीं होता है। अब यदि इसमें आपको चार्ज कहे कि बताइए चार्ज इस पर क्या अब जीरो है, इस पर चार्ज क्या अब जीरो है, क्या अब जीरो है, तो यहां से यदि चेक करें तो +5 -4, यहाँ +1 बचेगा चार्ज में, +1। और यहां यदि चेक करें तो +7 -8 -1 चार्ज बचेगा। अब ये हम यूनिट वगैरह भी नहीं लगा रहे हैं, बस अभी आपको समझना है छोटी सी बेसिक पॉइंट कि आखिर अब ये जो चार्ज डेवलप हुआ, ये देखिए यहाँ पहले शुरुआत में न्यूट्रल, जितना अमाउंट में प्लस उतने अमाउंट में माइनस रहे, तो उस पर चार्ज टोटल जीरो होता है, जिसे हम न्यूट्रल कहते हैं। बट जब कोई इलेक्ट्रॉन, देखिए अब यहाँ से समझ सकते हैं, जब कोई ये वाला इलेक्ट्रॉन लॉस किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया था, ए डोनेट किया, उस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। देखिए एक प्लस आ गया, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक प्लस, और इसने बी ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो यहां पर देखिएगा इस वाले पे, बी वाले पे अब एक माइनस आ गया है, माइनस आ गया है चार्ज। माने कि अब यहां से समझना यही देखिए, चार्ज जनरल है क्या? चार्ज जनरली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन और ज्यादा कुछ नहीं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन। एक बॉडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा दूसरे बॉडी को, यदि जो बॉडी इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा,
जो बॉडी इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा उस पे निगेटिव चार्ज आएगा, इसी को चार्ज कहा गया है। यानी कि चार्ज के लिए सबसे फंडामेंटल पार्टिकल यदि कोई चाहिए तो वो है इलेक्ट्रॉन। चार्ज लाने के लिए फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, और सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ही डोनेट होने से या इलेक्ट्रॉन को ही एक्सेप्ट करने से ये प्लस माइनस का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। समझ पा रहे हैं बात को? तो यदि कोई पार्टिकल या कोई पार्टिकल नहीं, यदि कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है प्लस, और यदि कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो चार्ज यहां से डिफाइन होता है। हालांकि अभी डिफाइन करने का तरीका और अलग है, अभी यहां से डिफाइन भी नहीं कर सकते हैं, बट अभी के समझना यह है कि यदि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा तो उस पर हमेशा प्लस आएगा, डोनेट करने वाले पे हमेशा प्लस आएगा, और यदि कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होगा तो इस पर हमेशा माइनस आएगा। डोनेट करने वाला पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और एक्सेप्ट करने वाला निगेटिव चार्ज हो जाता है। चार्ज डेवलप होने के लिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोटॉन का नहीं, याद रखेंगे। प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन निकलने से होता है, माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन बढ़ने से होता है। ये ऐसा नहीं कि कहीं प्लस चार्ज आया है तो उसमें प्लस आ गया होगा, प्लस को इस पर लाया गया होगा, नहीं, वहां से माइनस को निकाला गया होगा तब उस पर प्लस आया है। प्लस चार्ज के मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, माइनस चार्ज के मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन आ गया है। ये छोटी सी फंडामेंटल कंसेप्ट है, बहुत बहुत बेसिक कंसेप्ट है ये प्लस माइनस को समझने के। तो अब दिमाग में लोड हो जाना चाहिए कि यदि कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट, यदि कोई ऑब्जेक्ट लॉस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, देन जो पार्टिकल हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये पॉइंट। और यदि कोई ऑब्जेक्ट वो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। समझ पाए बात को? लॉस करने पे पॉजिटिव एंड गेन करने पे निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं बॉडी। अंडरस्टैंड? तो चार्ज यहां से निकल के आया है बाबू, इतना दिमाग में लोड रखेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में अभी कुछ हम पढ़े नहीं है, अभी कुछ नहीं जाने हैं, अभी तो बस शुरुआत है इसका, ये तो बस शुरुआत है भाई साहब। तो चार्ज के अर्थ अभी समझ में आया कि चार्ज डेवलप कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने से या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से। जो डोनेट कर देगा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो एक्सेप्ट कर लेगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इतना तो दिमाग में अब आया। सबसे फंडामेंटल चार्ज, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ही लेन देन से चार्ज डेवलप होता है। इतना तो दिमाग में आ गया होगा। अब देखिए चूंकि हमें यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में जानना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानना है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जनरल तौर पे ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज, इसी के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज। बट सबसे पहले पता कैसे चला, सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता कैसे चला, किसने बताया? हिस्टोरिकल थोड़ा सा स्टोरी उठा लीजिए, हिस्टोरिकल स्टोरी में पता चल जाएगा कि कहां से इसका डेवलपमेंट हुआ है, कहां से ये निकल के आया। ऐसे बस दिमाग में ये लोड रखेंगे, डोनेट करने से पॉजिटिव और एक्सेप्ट करने से निगेटिव। इलेक्ट्रॉन को डोनेट होगा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा कोई तो वो हो जाएगा निगेटिवली चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में यदि हिस्टोरिकल देखिएगा स्टोरी, तो अब इसका हिस्टोरिकल स्टोरी पर जाने से पहले इसके एक्सपीरियंस आपके लाइफ में भी है और आप इसका एक्सपीरियंस भी किए हैं और डेली हो सकता है करते भी होंगे मेरे ख्याल से। आपको एग्जांपल बताते हैं। पहला एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप सुबह ट्यूशन स्कूल जाने के लिए बाल में कंघी कर रहे हैं, और हमारी बाल तो अभी छोटा छोटा है, हम बाल में कंघी नहीं करते। मान लीजिए आप बाल में कंघी कर रहे हैं, तो आपने कभी ऑब्जर्व किया कि बाल में से कंघी मार रहे हैं और ध्यान से ऐसा ऐनक में देखें
तो पता चला कि जैसे जैसे कंघी बगल में आ रहा है, बाल के कण, जो बाल है आपका, वो थोड़ा सा ऐसे उठ करके कंघी में सटने की कोशिश करता है। बाल कंघी में सटने की कोशिश करता है। यदि कभी एक्सपीरियंस नहीं किए हैं तो हम बता रहे हैं, आज आप घर पे जाइए, कंघी उठाइए, बाल को पहले इस तरह से झाड़िए कंघी से, फिर हल्का सा धीरे धीरे कंघी को बाल के करीब में लाइए। आप देखिए कि बाल जो है कंघी से सटना चाहता है, बाल कंघी से सटना चाहता है। और एक्सपीरियंस हम आपको बताते हैं। अब कभी भी जैसे अभी कपड़ा पहने हुए हैं और भी गर्मी के मौसम वगैरह आ रहा है, गर्मी के मौसम ऐसे ज्यादा देखने को मिलेगा, कपड़ा वगैरह पहने हुए हैं और कपड़ा अचानक खोल करके आप उतार के और रखिएगा ना, तो आप कोशिश देखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हाथ वाला ये सभी जो रोआ वगैरह है, जैसे ही कपड़ा वैसे निकालेंगे वैसे ही सभी रोआ जो है वो खड़ा रहता है। जैसे कपड़ा बगल में ले जाएंगे ना तो रोआ जो है कपड़ा से सटने की कोशिश करता है। ऐसे बगल में ले जाए तो सब रोआ खड़ी हो जाएगा, हटा लीजिएगा तो सब रोआ नीचे गिर जाएगा, ऐसे सट हो जाएगा, फिर ले जाएगा बगल में, फिर रोआ खड़ी हो जाएगा। ये भी एक्सपीरियंस आप किए हैं? यदि नहीं किए हैं तो ऑब्जर्व करिएगा कभी। अभी हाल फिलहाल आप शायद ऑब्जर्व किए हैं कि नहीं किए हैं, अभी ठंडी के मौसम में तो आप ऑब्जर्व किए होंगे कि कभी अभी आप रजाई के अंदर यदि ओढ़ पड़ के सुतर रहे हैं तो अपने आप रजाई में से पट पट की आवाज आता है, कभी कभार अचानक से पट पट की आवाज आने लग जाता है, ये भी होता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाते हैं। इसके कारण बहुत सारे, चार्ज के कारण बहुत सारे आपके लाइफ में ये सभी अनुभव देखने को मिलेगा। ये सभी हालांकि चार्ज को देखा नहीं जा सकता, उसके इफेक्ट को आप फील कर सकते हैं, इफेक्ट को। आपके घर में सीलिंग फैन होगा या टूल फैन होगा, उसमें आप देखे होंगे, गौर से देखिए कभी, कि जैसे देखिए पंखा जब घूमता है, फैन जब घूमता है तो धूलकण नीचे, जैसे हाई स्पीड में घूमेगा तो ये भी धूलकण होगा, नीचे फेंकाना चाहिए। बट आप गौर किए होंगे कभी कि पंखा में धूल सटल रह जाता है। पंखा में धूल के कण सटे रह जाते हैं। अब धूल के कण को नीचे आ जाना चाहिए, जो भी डस्ट पार्टिकल है ये सभी, उसको नीचे आ जाना चाहिए भाई। चूंकि पंखा घूम रहा तो जो भी डस्ट पार्टिकल उसको नीचे ढकेल देगा। बट ऐसा नहीं है, आप पंखा को बंद करके देखिए तो डस्ट पार्टिकल पंखा का जो भी डायना है वो में सटल रह जाएगा। एक्सपीरियंस किए हैं कभी? नहीं किए हैं? नहीं किए हैं तो आपको हम बताते हैं कि ये सारी घटनाएं इसी चार्ज के कारण होता है, सारी घटनाएं इसी चार्ज के कारण होता है। इसी घटना, सारी घटना जितना हम अभी आपको एग्जांपल दिए, चाहे बाल में कंघी में बाल को सटना हो गया, कपड़ा से रोआ को सटना हो गया, यूं कहें कि आपका पंखा में धूलकण को चिपका हुआ रहा, जो भी आप देखे हैं, आप और भी छठा सतमा में या चौथा पांचवा में होंगे तो और भी अनुभव किए होंगे, या ऐसा एक्सपेरिमेंट आप किए होंगे कि कलम को बाल से ऐसे रगड़ के कागज के टुकड़ा को ऐसे सटाए होंगे, मेरे ख्याल से किए हैं। बाल के टुकड़ा को, कागज के छोटे छोटे टुकड़ा को कलम से रगड़ के, ऐसे कलम को ऐसे सिर में रगड़े बाल से और छोटे छोटे टुकड़ा के पास ऐसे ले जाते हैं, टुकड़ा कलम में चिपक जाता है। ये चीज क्यों? अब प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है? तो इन सब के पीछे का रीजन है चार्ज। इन सब के पीछे का रीजन चार्ज है। अब प्रश्न है कि ये चार्ज डेवलप कैसे हुआ होगा भाई इन सब चीजों पे, कंघी पे, बाल पे, पेन पे, पंखा पे, ये चार्ज कैसे आया होगा? अभी तो हम सीखे कि चार्ज आने के लिए एक को इलेक्ट्रॉन देना होता है, दूसरा को इलेक्ट्रॉन लेना होता है, तब ऐसा होता है। बट कंघी में कैसे आया होगा? तो सारी चीजों को आप समझिए, ध्यान से समझिए। आप थोड़ा सा हिस्टोरिकल स्टोरी यहाँ पर हम बताते हैं जिससे चार्ज निकल के आया, कहाँ से निकल के आया। देखिए आप, चूंकि ये सभी घटनाएं पहले भी हो रहा होगा, जिस समय चार्ज के बारे में नहीं आदमी जानते होंगे उस समय भी हो रहा होगा, है कि ना? अब ऐसा थोड़ी ना कि जब चार्ज के खोज हुआ तब लोग जाना कि हाँ भाई ऐसा भी होता है। अरे फिर ऐसे पहले से भी हो रहा होगा, लेकिन किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया इस बात को। ओ हो रहा है तो हो रहा है, हमें कम मतलब है पहले। अब जैसे ये लगभग सबसे पहले 600 बीसी में, 600 बीसी लगभग 3000 साल पहले आज से लेके चले थे। तो इस समय थेल्स साहब एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किए थे, थेल्स साहब। अब ऐसा नहीं कि थेल्स साहब के पहले ऐसा घटना नहीं होता होगा, हो ही रहा होगा ना भाई, बट किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया। और थेल्स साहब ने ऑब्जर्व किए, और ऑब्जर्व किए
तब इन्होंने, अब इन सभी का जो ऑब्जर्वेशन था, जो बाल कंघी वाला जो कहानी है, इन सब पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट नहीं किए। इन लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किए हैं वो एक पुराने जमाने में, आप जब भी हिस्ट्री, इस सब की हिस्ट्री देखिएगा, बुक वगैरह पढ़िएगा, तो उसमें एक जिक्र मिलेगा अंबर का। ये अंबर क्या है? एक प्रकार की लकड़ी है। पाया कहां जाता है? समुद्री पेड़ है, ये पौधा समुद्री पौधा है, इससे गम निकलता है, इससे गम निकलता है। तो इन सभी ने थेल्स जी आए, इन्होंने एक एक बार इसके बारे में बताया, चार्ज के बारे में बताने के लिए अंबर के लकड़ी का उपयोग किए, और लकड़ी को इन्होंने जो ऊन होता है, ऊन, उससे रगड़ के, और रगड़ने के बाद जैसे ऊन से रगड़िएगा वो लकड़ी को और फिर ऊन से सटाइएगा तो ऊन सट जाता है, ऊन सट जाता है। तो इन्होंने बताया था कि अंबर, इन्होंने थेल्स ने ही अंबर को इलेक्ट्रॉन नाम दिए थे, अंबर को इलेक्ट्रॉन नाम दिए थे इन्होंने, थेल्स ने इलेक्ट्रॉन। लेकिन इनका जो कहानी है, ये जो 600 BC वाला कहानी है थेल्स जी का, ये बस इतना ही तक है। अंबर में इलेक्ट्रॉन होता है या इसी को इलेक्ट्रॉन कह दिया इन्होंने। इसके बाद ये ठंडे अवस्था में पड़ गया, कोई इसके पीछे ध्यान उतना नहीं दिया। लगभग 2000 साल तक ऐसे पड़ल रहा। फिर समय आया 1600 ईस्वी का, 1600 ईस्वी का। 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए हैं जिनका नाम था गिलबर्ट साहब। गिलबर्ट साहब, अब ये गिलबर्ट साहब ने इन चीजों के बारे में जाना कि अंबर इलेक्ट्रॉन होता है। तो सुने हैं कि एक आदमी बता के गए हैं भाई कि अंबर को उनसे रगड़ते हैं तो वो सट जाता है, क्या सही है? तो गिलबर्ट साहब ये चीज किए, अंबर को उनसे रगड़े, सटाए, सट्टा, अंबर सट्टा। और इन्होंने एक और काम किए, इन्होंने ये तो अंबर को सटाए, उनसे रगड़ के, ये तो करवे किए, इन्होंने ग्लास रॉड लिए, ग्लास रॉड, और इसे रगड़े सिल्क से। सिल्क के कपड़ा वगैरह देखे होंगे आप लोग, सिल्क के कपड़ा से रगड़ करके भी सटाया तो ग्लास रॉड भी सिल्क से सट जाता है, टच करने लगता है, इसे सटने की कोशिश करने लगता है। तो गिलबर्ट साहब इस चीज के बारे में थोड़ा विस्तृत अध्ययन किए, थोड़ा बढ़िया से इसके बारे में बताए। थेल्स साहब जो बताए थे उनका कहानी हो गया खत्म। उसके बाद ये गिलबर्ट साहब आए, उन्होंने रगड़ रगड़ के ये अंबर को उनसे रगड़े, ग्लास रॉड को सिल्क से रगड़े, और रगड़ के बताए, कुछ थ्योरी दी। और इन्होंने थ्योरी ये दिए कि देखिए, अब इन्होंने चार्ज को चार्ज नहीं कहा था, इन्होंने चार्ज नहीं कहा, ये जो रगड़े हैं, रगड़ने पर कौन सा गुण आया जिसके कारण वो सट रहा है, ये इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने बताया कि देखिए, जब हम रगड़ते हैं तो 2 प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है, ये बताए थे। इलेक्ट्रिसिटी, 2 प्रकार के इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है, 2 टाइप के। अब कौन कौन टाइप के? तो इन्होंने बताया, जैसे अंबर को रगड़ते हैं उनसे, तो अंबर पर जो चार्ज उत्पन्न होता है उसे इन्होंने रेजिनस नाम दिए थे, रेजिनस नाम दिए थे इन्होंने, गिलबर्ट साहब। जो अंबर पे जो भी प्रॉपर्टी डेवलप हुआ उसे रेजिनस नाम दिए, और जो ऊन पे डेवलप हुआ उसे इन्होंने, गिलबर्ट साहब ने रेजिनस और विटेरियस नाम दिए, विटेरियस। अंबर वाला इलेक्ट्रिसिटी रेजिनस, और ऊन वाला इलेक्ट्रिसिटी विटेरियस। और ऐसा ही प्रॉपर्टी ग्लास में भी पाया गया, ऐसा ही प्रॉपर्टी ग्लास में भी पाया गया। तो ग्लास रॉड को भी, ग्लास रॉड में जो भी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर रगड़ने पर उसका नाम भी विटेरियस देवल गया। ये गिलबर्ट साहब की तरफ से, गिलबर्ट साहब ने अंबर के रॉड को रगड़ने पर जो भी उसमें नेचर आया अट्रैक्शन वगैरह का, उसका नाम रेजिनस दिए, और जो कांच वगैरह या ऊन वगैरह में जो भी प्रॉपर्टी आया उसे विटेरियस नाम दिए। ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रकार है।
और इसी को आगे चल के एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने इन्हीं रेजिनस और विटेरियस को कैटेगरी, चूंकि ये भी दो कैटेगरी में बांट दिए थे, इन्होंने रेजिनस और विटेरियस को कह दिए कि देखिए भैया जो अंबर पे डेवलप हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम पॉजिटिव चार्ज उसे हम निगेटिव चार्ज कहेंगे, और जो ग्लास रॉड पे डेवलप हुआ विटेरियस, इसे हम पॉजिटिव चार्ज कहेंगे। तो जो चार्ज का बंटवारा है वो किए इन्होंने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं। हालांकि इन्होंने भी बता दिए थे गिलबर्ट साहब ने कि चार्ज दो टाइप का होता है, बट इन्होंने पॉजिटिव निगेटिव नहीं बताया। इन्होंने बताया था कि एक विटेरियस होता है और एक रेजिनस होता है, एक विटेरियस होता है, एक रेजिनस होता है। एम्बर को जब ऊन से रगड़ते हैं तो एम्बर रेजिनस हो जाता है, और जब ग्लास रॉड को रगड़ते हैं सिल्क से तो ग्लास रॉड विटेरियस हो जाता है। और इसी विटेरियस को बेंजामिन फ्रैंकलिन कह दिए कि इसे पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, इस पर ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और एम्बर पर ऊन से रगड़ने पर उस पर निगेटिव चार्ज डेवलप होता है। समझ पाए बात के? तो मेन प्रोसेस ये हिस्टोरिकल है। हालांकि ये सब चीज अपना भी जानिएगा तो नो प्रॉब्लम, एग्जामिनेशन पर्पज से ये नहीं है। एग्जाम में ये सभी नहीं पूछे जाएंगे आपसे। पूछे जाएंगे आपको कि चार्ज क्या है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, ये सभी पूछे जाते हैं। कहां से आया नो प्रॉब्लम यार, बट चूंकि पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जान लीजिए कि अंबर क्या है। तो समुद्री पौधा है, समुद्र में पाया जाने वाला छोटा छोटा पेड़ है जिससे गम निकलता है, उसी का थोड़ा स्टिक बना दिए, उस स्टिक का नाम अंबर दे देवल गया। और उसी अंबर को जब ऊन से रगड़ते हैं तो उस पर एक चार्ज डेवलप होता है। शुरुआत में उसी चार्ज को रेजिनस कहा गया, बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने उसे निगेटिव चार्ज के नाम दिए। और जो ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड पर जो चार्ज डेवलप हुआ उसे विटेरियस कहा गया, और बाद में उसे पॉजिटिव चार्ज कहा गया। समझ पाए बात को? तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं जरा, अब आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं हम आपको कि जब आप कंघी करते हो, सिर में कंघी मारे, तो होता क्या है, आप बाल से इलेक्ट्रॉन निकल के कंघी में प्रवेश कर जाता है। तो बाल में से इलेक्ट्रॉन निकल के कंघी में चला जाता है। तो अब सोचिए, आपका बाल और एक तरफ है कंघी जिसे आप हेयर कह रहे हैं, और एक तरफ है कॉम्ब। अब हेयर में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, ढेर सारे प्रोटॉन भरे पड़े हैं, मैंने प्लस वाला भी है, माइनस वाला भी है, शुरुआत में न्यूट्रल है, ये सभी हैं। कॉम्ब में भी वही है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भरे पड़े हैं, शुरुआत में सब न्यूट्रल है। लेकिन जैसे ही आप कंघी करते हैं सिर में, वैसे ही क्या होता है, हेयर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, कॉम्ब में प्रवेश कर जाता है। हेयर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कॉम्ब में प्रवेश कर जाएगा। अभी हम सीखें कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो वाला पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जहां प्रवेश करेगा, जहां एक्सेप्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, वो वाला नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो कॉम्ब नेगेटिवली चार्ज, हेयर पॉजिटिवली चार्ज। अब जब नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के करीब आएंगे तो यहां पर छोटा सा एक कंसेप्ट देवल गया है जो आपको याद रखना है। ये हालांकि गिलबर्ट साहब भी बताए थे कि जो भी लाइक इलेक्ट्रिसिटी है या सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब शुरुआत में इलेक्ट्रिसिटी बोला गया था इसे भाई साहब, बाद में चल करके चार्ज बोला गया है। इलेक्ट्रिसिटी, सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिपेल करते हैं, रिपेल इच अदर, दो पॉजिटिव टाइप आप लिख सकते हैं। ये अट्रैक्ट करते हैं। यहां से निकल गया यार, ये सभी थ्योरी दिया गया शुरुआत में जब गिलबर्ट साहब एक्सपेरिमेंट वगैरह किए तो इन्होंने थ्योरी दिए, और थ्योरी के आधार पर ये सभी चीजें बताया गया कि जो सेम काइंड होंगे, सेम काइंड का जो भी इलेक्ट्रिसिटी होगा
वो सभी रिपेल करते हैं। इट मीन्स अंबर मीन्स निगेटिव एंड निगेटिव, तो ये दोनों आपस में निगेटिव निगेटिव जहां पे रहेगा ये रिपेल करेंगे। रेजिनस इट मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी रिपेल करेंगे। बट एक अंबर और एक रेजिनस माने एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो ये बताया गया। अभी हम फिर से बता रहे हैं आपको, ये सभी हिस्टोरिकल चीज है, इसे अभी ध्यान में बस इतना ही रखना कि छोटा छोटा भी खाली पॉइंट निकल के आया है। चार्ज कब डेवलप होगा? जब रब करेंगे। कोई भी चीज को आप दो ऑब्जेक्ट लीजिए, उसे जब रब करेंगे तो डेवलप होगा, क्योंकि इन्होंने गिलबर्ट साहब ने रब करके ही डेवलप किए, उसी के आधार पे आगे निकाला जा रहा है सारी चीजें। तो वहां से चार्ज कैसे डेवलप होगा? तो रब करने से डेवलप होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक ठाक। और सेम लाइक या सेम काइंड ऑफ जो चार्जेज हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, प्लस प्लस या माइनस माइनस रिपेल करते हैं। और अपोजिट चार्जेज जो हैं या एक प्लस एक माइनस वाले जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इसी चीज को आप अपने दिमाग में लोड करिए और पढ़िए इसे। आप समझिए कि कॉम्ब और हेयर के बीच क्या होता होगा जिसके कारण वो सटता है। तो जब कंघी से बाल को रगड़ते हैं तो बाल से इलेक्ट्रॉन निकल के कंघी में जाता है, तो कंघी हो गया निगेटिव। ध्यान से मिलाइएगा, बाल से इलेक्ट्रॉन, बाल से हेयर से कॉम्ब में जा रहा, तो हेयर यहां से निकल रहा तो पॉजिटिवली, कॉम्ब निगेटिवली। तो पॉजिटिव और निगेटिव जैसे ही एक दूसरे के करीब आएगा दोनों सटने की कोशिश करता है। तो यही कारण है कि बाल कंघी से सटने लगता है जब रगड़ते हैं। तो क्यों? क्योंकि बाल निगेटिव पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और कंघी निगेटिवली चार्ज हो जाता है। समझ पाए? ठीक इसी प्रकार आप मिलाएंगे तो हर एक जगह मिल जाएगा। जैसे आप पंखा में धूल कण का चिपक जाते हैं, तो पंखा जब हाई स्पीड में चलता है तो धूल कण जो भी है, डस्ट के पार्टिकल, वो सभी वहां पे हाई स्पीड में घूमने के कारण उसमें भी इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट करने का नेचर आ जाता है, जिसके कारण पंखा के जो भी पंखा है वो पॉजिटिवली चार्ज, पार्टिकल जो है डस्ट पार्टिकल वो सभी निगेटिवली चार्ज, और जैसे एक दूसरे के करीब में आते हैं पंखा से वो चिपक जाते हैं। तो हर एक जगह यही कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। जहां पर कोई चीज सट रहा होगा वहां पर एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा होगा, दूसरा ग्रहण कर रहा होगा, और जिसके कारण प्लस माइनस बन रहा होगा, वहां पर ये सभी आ जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। ओके है। तो जब कभी भी आपको चार्ज डेवलप करना हो तो हमेशा दो बॉडी को रब करें। दो बॉडी को रब करने से चार्ज डेवलप होता है। अब ध्यान से याद रखेंगे कि जो प्लास्टिक रॉड है या यूं कहें कि आपका जो ग्लास का रॉड है, कांच वाला, तो प्लास्टिक रॉड को जब कभी भी रब किया जाता है प्लास्टिक रॉड से या सिल्क के रॉड से, तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाता है। और इसे जब रब किया जाता है सिल्क के कपड़ा से, ध्यान से मिलाइएगा, इसे जब आप रब करेंगे तो या तो प्लास्टिक से रब कर दीजिए, प्लास्टिक रॉड है ये, फिर से लिख देते हैं। जब कभी प्लास्टिक रॉड को कोई प्लास्टिक से रब करिए, प्लास्टिक से रब करें तो ये हो जाता है निगेटिवली चार्ज। और जब कोई प्लास्टिक रॉड को, यह प्लास्टिक कहते हैं, जब कभी ग्लास रॉड को आप कभी रब करें किसी सिल्क के कपड़ा से, तो ये चार्ज जो ग्लास रॉड होते हैं, प्लास्टिक रॉड निगेटिवली एंड ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अब इसी के कारण कुछ खेला होता है। तो अब प्रश्न ये आता है कि चार्ज किसे कहिएगा? अभी तक तो हम लोग ये रगड़ा वो रगड़ा, ये निकला वो निकला, यहां तक कर दिए। अब चार्ज किसे कहें? चार्ज है क्या यार? अब चार्ज की डिफिनेशन मिल सकता है यहां से। चार्ज किसे कहें? तब जरा सोच के देखिए, चार्ज कहां से डेवलप हुआ? कोई भी आप सब्सटेंस ले सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट में कौन सा ऐसा पार्टिकल है जो चार्ज को डेवलप करने में योगदान कर रहा है? वो पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन है। वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन ही है जो चार्ज को
निकालने में, चार्ज को या चार्ज डेवलप करने में सहायता कर रहा है, बस इतना कहें। तो इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी सब्सटेंस के सबसे छोटा से छोटा पार्टिकल, आप शायद पढ़े हैं 11th में कि हमारे जो सराउंडिंग में जितने भी आप मैटर देखते हैं वो सभी बने हुए हैं एटम से। एटम इतना छोटा है जिसे आप आंख से नहीं देख सकते, नग्न आंख से नहीं देख सकते हैं, और उस एटम के अंदर पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उस एटम के अंदर। तो समझिए कि उसके जो चीज हमें दिखी नहीं रही उसके अंदर वाला पार्टिकल कैसे दिखे? तो इलेक्ट्रॉन वगैरह दिखता नहीं है, बट है सबसे फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही तीनों है फंडामेंटल पार्टिकल, जिसमें चार्ज डेवलप करने में योगदान होता है। कौन रोल निभाता है? इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे बोला जाता है कि चार्ज जो है ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस या ऑफ मैटर बोल सकते हैं। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है हर एक मैटर का, ड्यू टू विच rise a property, rise to experience a force of attraction और रिपल्सन भी बोल सकते हैं। चार्ज क्या है? अब कोई पूछ क्या कहिए, अब जरा सोच के देखिए कहां से ये परिभाषा निकल के है, कहां से ये डिफिनेशन दे रहे हैं। तो चार्ज क्या होता है? चार्ज जो है एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब इंट्रिंसिक माने आंतरिक बोल सकते हो, इंटरनल प्रॉपर्टी है ये सभी, इंटरनल, उसी को इंट्रिंसिक कहते हैं, या अंतरिम गुण बोला जाता है, इसे हिंदी में बोलते हैं। अंतरिम माने ओरस से, चार्ज से और छोटा कोई गुण या कोई पार्टिकल ऐसा नहीं है, ये सबसे अंतरिम प्रॉपर्टी है चार्ज हर एक मैटर का। तो ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर का, जिसके कारण एक बल एक्सपीरियंस करने का जो भी है गुण डेवलप हो जाता है। या चलिए हम आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, क्या ये सटता है हटता है, जिसके बारे में एक छोटी वो कहानी। हमारे पास ये देखिए एक सिल्वर फॉइल का एक बैलून है, इसे हम ऐसे लटका देते हैं यहां पे बांध के। देखिए मेरे पास ये फॉइल, सिल्वर फॉइल का एक बैलून है, और एक ये है मेरे पास कांच का रॉड, और इसे हम रगड़ेंगे। ये एक कपड़ा है, ऐसे बच्चे को रुमाल नहीं होता है छोटा वाला बच्चा का, वो कपड़ा, इससे इसे रब करेंगे, और रब करके इसके करीब ले जाएंगे, देखते हैं कि सटता है कि नहीं, क्योंकि गिलबर्ट साहब का यही एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने ही सब कुछ बताए हैं। तो जरा देख लेते हैं कि इसके पास में ले जाने पर, इसे रब करने पर क्या इसमें चार्ज डेवलप होता है कि नहीं होता है। ग्लास रॉड में देखते हैं, हम आपको दिख रहे हैं? चलिए इधर आ जाओ, इस बलून को जरा शांत होने देते हैं थोड़ा देर, उसके बाद देखते हैं। हम इसके करीब ले जाते हैं, जरा देखते हैं चार्ज आया कि नहीं। इसके करीब ले जाने पे ये रॉड से सटना चाहिए, देखते हैं सटना चाहता है कि नहीं। ओ भाई साहब देख रहे हैं, ये पूरा के पूरा, अब चूंकि ये लटका हुआ है तो घूम जाना चाहिए, इसलिए जब खींचता है, इसमें सटना चाहता है तो ये घूम जा रहा। अब देखिए अभी इधर आ रहा, हम इसको इधर ले जाना चाहते हैं। आजा, ये देखिए हम इसमें टच नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप आ जा रहा है। आपको और देखिए ध्यान से, देखिए इधर जा रहा, हम इसको इधर ले आते हैं। आजा,
या दिखाई देता आपको? तो जैसे ही हम इससे, इस कपड़ा से इस ग्लास के रॉड को रब कर रहे हैं तो ग्लास में से इलेक्ट्रॉन इस कपड़ा में जा रहा है, जिससे ग्लास बन जा रहा है पॉजिटिवली चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज है। ये चूंकि सिल्वर फॉयल है, इसके निकट में जब इसे ले जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज वाले को, तो इसके जो अंदर में इलेक्ट्रॉन है वो इससे अट्रैक्ट होना चाहता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे एक छोटा वो कारण है, ये क्यों सटना चाह रहा है, जो जिसे हम ऐसे देखिए पूरा आराम से सट रहा है भाई, जिधर से ले जाइए ये सटना चाहेगा। यह तो ये एक इंडक्शन एक प्रोसेस है जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन डेवलप हो रहा है, जहां पर ये जाता है वहां पे, और उसके कारण ये सट रहा है। इंडक्शन क्या होता है अभी आपको हम क्लियर कर देते हैं, बट अब जरा ध्यान से देखिए, ये सटना चाह रहे हैं। तो ये ग्लास रॉड पे इस कपड़ा से रगड़ने पे इस पे आ जाता है पॉजिटिवली चार्ज, कपड़ा हो गया नेगेटिवली चार्ज। इसे अभी यहाँ पे रख देते हैं। हमारे पास एक प्लास्टिक रॉड है, इससे देखते हैं जरा सटा करके सटता है कि नहीं। हमारे पास ये एक प्लास्टिक रॉड है और ये एक प्लास्टिक पॉलीथीन है। जब इस प्लास्टिक रॉड को हम पॉलीथीन से रगड़ेंगे तो क्या इस पे चार्ज आएगा, देख लेते हैं। रुक गया, देखते हैं ले जाके। चले भाई, कमॉन 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 बेबी। हाँ, और थोड़ा इसको रगड़, चार्ज थोड़ा कम डेवलप किया है और ज्यादा डेवलप कर देंगे भाई किसका। अब देखें, आजा, ये कुछ एहसास हो रहा है आप लोगों को, समझ आ रहा? जब भी ये जाता है उसके करीब में तो वो इससे सटना चाहता है, इसीलिए वो घूम जा रहा है। अब देखो अभी रुका हुआ है, फिर से घुमा देते हैं इसको, घुमा दे, आजा आजा, जा 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 जा। देखिए पूरा नचा दिया भाई। कुछ समझ आ रहा है थोड़ा बहुत से? अब ऐसा क्यों हो रहा है, इससे भी हल्का हल्का सट रहा है, क्यों सट रहा? अब देखो चूंकि कांच में प्लास्टिक में अलग अलग नेचर होता है। कांच का नेचर था कि कांच से इलेक्ट्रॉन निकल के वो कपड़ा में जा रहा था तो कांच पॉजिटिवली चार्ज हो गया। इसका नेचर ये है कि वो जब प्लास्टिक पॉलीथीन से इस प्लास्टिक रॉड को रगड़ते हैं तो पॉलीथीन से निकल के इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक रॉड पे जमा हो जाता है। अब प्लास्टिक रॉड पे जमा होने के कारण ये वाला रॉड हो जाता है नेगेटिवली चार्ज। अब कोई भी जो न्यूट्रल है बॉडी, उसके निकट में आप चाहे पॉजिटिव चार्ज ले जाएं चाहे नेगेटिव चार्ज ले जाएं, हमेशा अट्रैक्ट नहीं होगा। जो न्यूट्रल है उसके निकट में ले जाएगा। तो ऐसा क्यों, इसके पीछे कुछ कारण, उस कारण को आगे देखेंगे। लेकिन अभी के लिए जो भी एक्सपेरिमेंटल अध्ययन वहां दिया गया था आपके थ्योरी में, हिस्टोरिकल थ्योरी में, उसे यहाँ पे इसके द्वारा प्रूव किया गया। यानी अट्रैक्ट होते हैं यार, जब भी रगड़ते हैं तो चार्ज बनता है। इस पे भी चार्ज बना है, एक सटने की कोशिश करता है इससे भी, तो इसमें भी चार्ज बना है, इसमें भी चार्ज बना है, दोनों पे। अब दोनों पे उल्टा चार्ज बनता है, एक पे पॉजिटिव तो एक पे नेगेटिव चार्ज बना है। एक में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, दूसरा में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो जिसमें से निकल रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज, जिसमें जा रहा है वो नेगेटिवली चार्ज बन जा रहा है। तो ये थोड़ा छोटा को बेसिक कंसेप्ट था आपको समझने के लिए कि ऐसा क्यों होता है। तो अब आप चार्ज के डिफिनीशन लिख सकते हैं, चार्ज क्या है, क्या आप चार्ज के बारे में बताया जा सकता है। अब हम इसे हटा दे रहे हैं। हमारे पास दो ही रॉड था, एक प्लास्टिक रॉड और एक कांच का रॉड, और उसके कारण हम इसे अट्रैक्ट कर पाए। एक और कांच का रॉड रहता, रिपल्सन नहीं दिखा पाए हम आपको। एक और कांच का रॉड रहता तब लटका करके रिपल्सन दिखा सकते थे, बट हमारे पास दो ही रॉड है, इसके लिए हम सॉरी। अरे भाई नहीं है। अब चार्ज किसे कहेंगे, तो बता सकते हैं चार्ज क्यों कब डेवलप होता है। तो चार्ज डेवलप होने के लिए चाहिए इलेक्ट्रॉन। चार्ज के बारे में हम कह सकते हैं कि चार्ज एक प्रॉपर्टी है, किसी भी मैटर का एक प्रॉपर्टी है। इट इज इंट्रिंसिक
property of matter due to which rise चार्ज क्या है, किसी भी मैटर का या किसी भी सब्सटेंस बोल सकते हैं, मैटर में बोलते हैं सब्सटेंस बोल दीजिए। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, आप इंट्रिंसिक नहीं बोलते हैं तो बोल सकते हैं कि इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सम एटॉमिक पार्टिकल ऑफ मैटर। सम एटॉमिक पार्टिकल इट मींस जिस पार्टिकल से, जिस छोटे पार्टिकल से एटम बना है। एटम कौन बना है, एटम बनाने में कौन सहायता किया है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के तहत आते हैं, उसको आप सम एटॉमिक पार्टिकल भी बोल सकते हो। तो इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच, जिसके कारण क्या होता है, एक बल अनुभव करता है। भाई कोई भी दूसरा वस्तु दूसरा सब्सटेंस के निकट मिल जाएगा तो या तो हो सकता है उस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगा दे या हो सकता है उस पर रिपल्सन का फोर्स लगा दे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो ये जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का जिसके कारण रिपल्सन और अट्रैक्शन का फोर्स एक्सपीरियंस करने का गुण डेवलप होता है, उस प्रॉपर्टी का नाम देवल गया चार्ज। उस प्रॉपर्टी का नाम देवल गया चार्ज। अब इसे डिनोट कैसे किया जाता है, इसे डिनोट करते हैं डिनोटेड बाई क्यू से। अब क्यू में आप कौन क्यू लिख दे सकते हैं, या तो बड़का क्यू लिख दीजिए या फिर छोटका क्यू लिख दीजिए, दोनों में से कोई एक क्यू, बस क्यू से चार्ज को डिनोट किया जाता है। और सबसे याद रखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो चार्ज को डिनोट करने के लिए क्यू का इस्तेमाल किया जाता है। अब यदि कोई कह दे आपसे कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, चार्ज का एसआई यूनिट कूलम होता है, और इसका जो सीजीएस यूनिट होता है ये एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, और इसी का सीजीएस यूनिट जो छोटा वाला होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टैट कूलम होता है, स्टैट कूलम। स्टैट कूलम, और इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी कहा जाता है, जिसके लिए इसे शॉर्ट फॉर्म में ईएसयू लिखा जाता है। ईएसयू स्टैट कूलम को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ईएसयू कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और छोटी को बात याद रखिएगा कि एक कूलम में 3 × 10⁹ स्टैट कूलम होता है। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। और ये ऑब्जेक्टिव वगैरह में आपसे हो सकता है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये वैल्यू होते हैं। यहाँ से यदि उल्टा करके लिखिएगा, एक 1 ESU यदि आपसे कोई पूछ दे 1 स्टैट कूलम में कितना कूलम होगा, तो इस वाले चीज को इधर भेज दीजिए, तो इधर भेजिएगा तो बनेगा 1/3 × 10⁻�9 कूलम। ये छोटी छोटी को वैल्यू है। एसआई यूनिट इसका कूलम होता है। जनरल तौर पर जब आप एक्सप्रेशन वगैरह करेंगे, न्यूमेरिकल वगैरह बनाएंगे, तो जो वैल्यू इस्तेमाल करेंगे चार्ज का वो कूलम के फॉर्म में लिखेंगे। और यदि सीजीएस यूनिट ऐसे मिलेगा नहीं, बस आप इसको याद रखिए कि सीजीएस यूनिट, इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो स्टैट कूलम होता है। और एक कूलम में स्टैट कूलम को ही ESU कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक कूलम में 3 × 10⁹ ESU होता है, और एक ESU इसी को उल्टा करके लिखिएगा तो 1/3 10⁻⁻9 बन जाएगा। चार्ज का और भी जो वैल्यू होते हैं उसे भी याद रखिए तो ज्यादा बेहतर। चार्ज का एक और यूनिट है फैराड, अदर यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराड। और ये जो फैराडे है, ये 1 फैराड में 96,500 कूलम ये चार्ज होता है। 96,500 कूलम चार्ज होता है 1 फैराडे में। तो ये भी वैल्यू आप याद रखें तो ज्यादा बढ़िया है। ये सभी ऑब्जेक्टिव पर्पज से है, ऑब्जेक्टिव पर्पज से है। चार्ज को डिनोट करते हैं हम लोग क्यू से, एसआई यूनिट कूलम, सीजीएस यूनिट स्टैट कूलम, और ये वैल्यू याद रखेंगे। एक और चार्ज का यूनिट फैराडे भी होता है, और फैराडे में 96,500 कूलम, इसे याद रखिएगा। इसका एक और पूछ सकता है आपसे
डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाएगा। डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं इसे। डायमेंशन बीमा होता है, बीमा, चार्ज का बीमा। तो चार्ज का बीमा कैसे निकल के आएगा? तो चार्ज का एक छोटा कोई फार्मूला होता है, Q = IT। ये आप करंट में पढ़िएगा, अभी नहीं पढ़े, 10th वगैरह में पढ़े होंगे। तो यहां से आप निकाल सकते हैं करंट के बीम या चार्ज का डायमेंशन। करंट का A होता है डायमेंशन, और समय, ये T मैंने टाइम है, टाइम मतलब कैपिटल T, तो इसका जो डायमेंशन होता है वो AT होता है। चार्ज का 2-3 बातें याद रखेंगे, डिनोट करेंगे Q से, SI यूनिट कूलम, CGS यूनिट, स्टेट कूलम। कूलम, एक कूलम में इतना वैल्यू होता है, ESU में इतना वैल्यू होता है। अदर यूनिट इसका फैराडे है, एक फैराड में 96,500 कूलम, और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो AT होता है। एंड टाइप ऑफ चार्ज, यदि आपसे कोई पूछ दे चार्ज के कितने टाइप हैं, तो चार्ज आपको पता हो जाना चाहिए। सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक जिनका नाम है गिलबर्ट साहब। गिलबर्ट साहब ने एम्बर, जिसे निगेटिव चार्ज कहा गया, एम्बर पर जो चार्ज डेवलप हुआ उसे उन्होंने रेजिनस कहे थे, उनको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने निगेटिव चार्ज नाम दिया। और जो कांच पे डेवलप हुआ उसे विटेरियस कहा गया, और उसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव चार्ज नाम दिया। और हम लोग निगेटिव पॉजिटिव ही इस्तेमाल करते हैं, ना रेजिनस बोलेंगे ना विटेरियस बोलेंगे। तो चार्ज 2 टाइप के हो गया, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन जी का द्वारा बंटवारा किया गया है। एक है पॉजिटिव चार्ज, और एक है अपना निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को आप +Q दिखा सकते हो, और एक है निगेटिव चार्ज को आप -Q दिखा सकते हो। तो 2 टाइप के, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। चार्ज के जो SI यूनिट होते हैं वो कूलम होते हैं। चार्ज का CGS यूनिट स्टेट कूलम होता है। चार्ज का डायमेंशन AT होता है। 1 कूलम = 3 × 10⁻⁹ ESU। 1 ESU, इसी को उल्टा करके लिखेगा, अदर यूनिट फैराडे होता है। कहानी खत्म। चार्ज ये सभी है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इट मीन्स इसका जोड़ घटाव यदि आपको करना होगा तो कोनो भारी भरकम रूल लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट 2 कूलम जोड़ 2 कूलम बराबर 4 कूलम, ऐसे पढ़े हैं वही बोले। समझ रहे? अरे जोड़े आता है ना भाई, 2 जोड़ 2 बराबर 4, वही कंसेप्ट लगेगा। ये नहीं है कि वेक्टर होता है तो रूल अलग हो जाता है। वेक्टर में 2 जोड़ 2 बराबर 4 भी हो सकता है, 2 जोड़ 2 बराबर 0 भी हो सकता है। हाँ, 2 जोड़ 2 बराबर √8 भी हो सकता है। तो वेक्टर में अलग अलग एंगल मायने रखता है, सदिश के लिए अलग अलग एंगल मायने रखता है। स्केलर के लिए वैसा नहीं है। स्केलर के लिए बस एक ही आंसर आएगा, बस 2 जोड़ 2 बराबर 4, बस कहानी खत्म। उससे दूसरा डिफरेंट वैल्यू नहीं आ सकता। तो वेक्टर रह गया तो 2 जोड़ 2 बराबर 0 भी हो सकता है। वेक्टर रह गया तो 2 जोड़ 2 बराबर √8 भी हो सकता है। ये सभी वेक्टर में आप पढ़े हैं। वेक्टर एडिशन ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये 11th में पढ़ा जाता है। 11th में आप पढ़े होंगे मेरे ख्याल से। अभी के लिए खाली इतना याद रखिए, चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका जोड़ घटाव सिंपली कर देंगे, 2 कूलम 2 कूलम 4 कूलम 5 कूलम 3 कूलम 8 कूलम, बस ऐसे, और कुछ नहीं। +2 कूलम -3 कूलम, +2 -3, अरे भाई -1 कूलम, अरे +2 कूलम और -3 कूलम, इसे ऐड करना है भाई, -1 कूलम आएगा ना। हाँ, सिंपल था यार। तो इसका जोड़ घटाव करना बहुत सरल है। चलिए भाई साहब, तो हम लोग चार्ज के बारे में जाने, चार्ज कहाँ से डेवलप हुआ है, कैसे कैसे बना है, इसके बारे में जाने। तो बाकी इसकी और भी प्रॉपर्टीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना। तब तक के लिए आप बढ़िया से रहिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करते रहिए। लेक्चर यदि आपको अच्छा लगा हो, आपको लगता है कि थोड़ा बहुत नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे कि आप लोगों के पास शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और जो भी फीडबैक होगा उसे कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और भी वीडियोज बनाएंगे और भी लेक्चर लाएंगे। समझ रहे हैं बात को? चलिए, तब तक बढ़िया से रहिए, बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करिए। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अपना हिंदुस्तान।